everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above and don't forget to press the bell icon. और हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ने के लिए नीचे एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ये टॉपिक नंबर 5 है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12th बायोलॉजी से। इस टॉपिक में ये सारे सब पॉइंट्स कवर करने हैं, जिनमें से अधिकतर सब पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो आज हम देखेंगे वो है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो ये वाला टॉपिक आज हम कवर करेंगे। यदि आपने पहले वाले कोई भी टॉपिक मिस किया है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इवोल्यूशन एक इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, ये एक्चुअली पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ शब्द है। इसलिए इवोल्यूशन पढ़ते वक्त हम पॉपुलेशन को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि पॉपुलेशन ही वो चीज है जिसमें चेंजेस दिखता है और उसकी वजह से इवोल्यूशन दिखता है। क्योंकि एक इंडिविजुअल बस एक कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है, पर जो इवोल्यूशन होता है वो होता है पॉपुलेशन में। तो ये बेसिक प्रोसेसेस है जो इवोल्यूशन को ले जाते हैं आगे, या फिर मैकेनिज्म कह सकते हो इवोल्यूशन का, इन प्रोसेसेस पे डिपेंड होता है। पहला है म्यूटेशन, दूसरा जीन रिकॉम्बिनेशन, तीसरा जीन फ्लो या माइग्रेशन, चौथा जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेक्स्ट नेचुरल सिलेक्शन, फिर आइसोलेशन और लास्ट में है स्पेसिफिकेशन। तो चलिए वन बाय वन हम हर एक पॉइंट देखते हैं। इसमें से जो पहला है वो है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन को हमने इस चैप्टर के कुछ पार्ट में स्टार्टिंग में भी देखा है, इसलिए मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी। बस हम ये जानेंगे कि म्यूटेशन क्या है। तो म्यूटेशन एक्चुअली परमानेंट हेरिटेबल चेंज होता है जेनेटिक मटेरियल में, जो एक ऑर्गेनिज्म में आ जाता है। जीन म्यूटेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि न्यू कैरेक्टर्स, न्यू ट्रेट्स या न्यू अली ऐड हो जाए जीन पूल में। नेक्स्ट है जीन रिकॉम्बिनेशन। ये जो है जीन रिकॉम्बिनेशन वो वेरिएशन प्रोड्यूस कर देता है, जहां पे दो अलग अलग जीन्स या जो दो अलग अलग कैरेक्टर्स या दो अलग ट्रेड साथ में आ जाते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से ये वेरिएशन क्रिएट हुआ है। तो जीन रिकॉम्बिनेशन एक्चुअली होता है क्योंकि रैंडम यूनियन ऑफ गैमेट्स होता है और एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और वहां पे क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे एक जीन दूसरे जीन से एक्सचेंज हो सकता है और जिसकी वजह से वहां जीन रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा और वेरिएशन दिखेगा न्यू जनरेशन में। नेक्स्ट है जीन फ्लो। जीन फ्लो मतलब ट्रांसफर होता है जीन का जब इंटरब्रीडिंग होता है पॉपुलेशंस के बीच में जो जेनेटिकली डिफरेंट है। तो सपोज एक व्हाइट कलर का इंसेक्ट एक ब्लैक कलर के इंसेक्ट के साथ इंटरब्रीडिंग कर रहा है, तो उस दौरान जो यहाँ पे ट्रांसफर होगा जेनेटिक मटेरियल या जीन वो टोटली डिफरेंट होगा। तो ये जीन फ्लो कब हुआ? जब ये दो डिफरेंट पॉपुलेशंस जो इंटरब्रीड कर रहे हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट है और उनकी वजह से जो ट्रांसफर हो रहा है जीन्स का वो टोटली डिफरेंट है। तो जीन फ्लो का रीजन क्या है? दो रीजन है, इमिग्रेशन या इमिग्रेशन। मतलब कोई जीन यदि कोई पॉपुलेशन को छोड़ के बाहर चला जाए तभी भी जीन फ्लो होगा,
या फिर कोई अननोन जीन उस पॉपुलेशन में ऐड हो जाए तभी भी जीन फ्लो होगा। और ये जीन फ्लो रिस्पॉन्सिबल होता है अली फ्रीक्वेंसी के चेंजेस में। नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट। कोई भी अल्टरेशन या कोई भी चेंजेस आ जाए, कम या ज्यादा हो जाए अली फ्रीक्वेंसी जो नेचुरल पॉपुलेशन में है, कोई भी कारण के वजह से, उसे हम कहेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो अली फ्रीक्वेंसी मतलब कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर का जो नंबर है वो यदि कम हो जाए या ज्यादा हो जाए उस नेचुरली अक्रिंग पॉपुलेशन में कोई भी रीजंस की वजह से, तो उसे हम क्या कहेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट सीवेल राइट ने दिया था, इसलिए इसका नाम सीवेल राइट इफेक्ट भी है। जो एग्जांपल आप ले सकते हो जेनेटिक ड्रिफ्ट का वो है इलिमिनेशन होना। कोई एक इलिमिनेशन मतलब कोई ऐसा एक कैरेक्टर जो निकल जाना उस पॉपुलेशन से, जैसे कि एक कोई सर्टेन डेथ हो गया, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का सर्टेन डेथ हो गया जिसमें कोई अलग सा जीन था और उस ऑर्गेनिज्म ने मेटिंग भी नहीं किया था, जिसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, या फिर नेक्स्ट जनरेशन में उसके कैरेक्टर पास नहीं हुए और उसके पहले ही वो ऑर्गेनिज्म मर गया, तो उस उधर क्या हो जाएगा, उसका वो पर्टिकुलर कैरेक्टर जो यूनिक था वो खत्म हो जाएगा। तो वहां पे आ जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट एक्चुअली रैंडम होता है, डायरेक्शनल लेस होता है, उसको कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई उसे मोटिव नहीं होता। जो इफेक्ट होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट का वो ज्यादा दिखता है स्मॉल पॉपुलेशन में देन लार्ज पॉपुलेशन, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन में चांसेस है कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर जो ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ मर गया है, उसके अलावा भी वो पर्टिकुलर कैरेक्टर और भी किसी के पास हो सकता है, वो चांसेस हैं। बट स्मॉल पॉपुलेशन में चांसेस कम होते हैं, इसलिए वो पर्टिकुलर कैरेक्टर पूरी तरह इलिमिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो वाला जीन कैरेक्टर जो है कम हो जाता है और जेनेटिक ड्रिफ्ट दिख सकता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से कुछ कैरेक्टर्स या अलीज या ट्रेट उस पॉपुलेशन से टोटली लॉस हो जाते हैं या रिड्यूस हो जाते हैं कोई भी रीजन की वजह से, या फिर कभी कभी इंक्रीज भी हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हमने ग्रेट ब्रिटेन में स्टडी किया था, जिसमें पहले व्हाइट कलर के मौत ज्यादा थे और ब्लैक कलर के कम, पर रिवोल्यूशन आने के बाद, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने के बाद ब्लैक वाले ज्यादा हो गए और व्हाइट वाले कम। तो वहां पे जेनेटिक ड्रिफ्ट है, दोनों में दिख रहा है। व्हाइट वाले में नेगेटिव मतलब वहां पे एक पॉपुलेशन लॉस हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, और ब्लैक वाले में जेनेटिक ड्रिफ्ट दिख रहा है क्योंकि उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कभी कभी कुछ इंडिविजुअल जो है आइसोलेटेड हो जाते हैं अपने लार्ज पॉपुलेशन से, और वो जाके वो इंडिविजुअल जो है जो अपने पूरे ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन से आइसोलेट हो गए हैं कोई भी नेचुरल रीजन के वजह से, वो जाके न्यू ज्योग्राफिकल रीजन में रहने लगते हैं और न्यू पॉपुलेशन को क्रिएट करते हैं जो टोटली डिफरेंट होते हैं। तो वो भी एक रीजन होता है जहां पे जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने के लिए मिलता है। अब ये जो अली फ्रीक्वेंसी है इस न्यू पॉपुलेशन में वो टोटली डिफरेंट होगी। ठीक है, तो सपोज एक ब्लैक कलर का इंसेक्ट है, ठीक है, और वो अभी अपने ग्रुप से अलग हो गया, ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप से, और वो चला गया और दूसरे ज्योग्राफिकल रीजन में वो रहने लगा। अब वहां के एनवायरमेंटल कंडीशंस के अनुसार जब उसका पॉपुलेशन आगे आगे बढ़ेगा तो सपोज ये ब्लैक से धीरे धीरे ग्रे कलर में डेवलप हो जाएगा। तो ये एक्चुअली उसके एंसेस्टर्स ब्लैक ही हैं, बट अब वो क्या डेवलप हुआ है, ग्रे, और इसकी वजह से न्यू अली फ्रीक्वेंसी ऐड हो गई है ये न्यू पॉपुलेशन में। जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन है, क्योंकि इससे तो एक ब्लैक इंसेक्ट कम हो गया है इस पॉपुलेशन से, तो यहाँ पे क्या आ गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब ये जो ओरिजिनल ड्रिफ्ट वाला पॉपुलेशन है जिसमें एक्चुअली वो ब्लैक इंसेक्ट यहाँ से चला गया था, उसे हम कहेंगे फाउंडर्स। ये क्यों फाउंडर्स है, क्योंकि इन्होंने ही अपना पॉपुलेशन का एक पार्ट जो है दूसरे ज्योग्राफिकल रीजन में जाने दिया था, जिससे ये ग्रे इंसेक्ट डेवलप हुआ। इसलिए ब्लैक वाला जो है ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन, उसे हम कहेंगे फाउंडर्स, और इस इफेक्ट को जिससे यहाँ पे ग्रे इंसेक्ट डेवलप होने लगे हैं, इस इफेक्ट को कहेंगे हम फाउंडर इफेक्ट। तो
यहाँ पे फाउंडर इफेक्ट का या फिर आप कह सकते हो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है बॉटलनेक इफेक्ट। बॉटलनेक इफेक्ट जो है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट का इसलिए एग्जांपल है, तो सपोज ये पेरेंट पॉपुलेशन है जो इतना लार्ज नंबर में, बट क्योंकि कुछ जो है ज्योग्राफिकल रीजंस की वजह से या फिर कोई क्लाइमेटिकल चेंजेस की वजह से या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये पेरेंट पॉपुलेशन जो है वो नष्ट हो गया और बाहर रह गया सिर्फ इतना ही पॉपुलेशन आउट ऑफ दिस पेरेंट। तो वहां पे ड्रास्टिक रिडक्शन हो गया है पॉपुलेशन का। अब जो ओरिजिनल पेरेंट पॉपुलेशन है उसमें से सिर्फ इतने ही इंडिविजुअल सरवाइव किए, बट धीरे धीरे नेक्स्ट जनरेशन में उनकी संख्या बढ़ेगी। बट आप देख सकते हो टोटल जेनेटिक ड्रिफ्ट आ गया, क्योंकि पहले येलो बॉल्स की संख्या ज्यादा थी, ब्लू की कम थी, या कह सकते हो दोनों इक्वल नंबर में थे। बट अब वाले जो है न्यू वाले जनरेशन में जो उस चेंजेस के बाद आया है, वहां पे क्या हुआ है, क्योंकि जो सरवाइव कर रहे थे वो सिर्फ ब्लू वाले ही ज्यादा थे और येलो वाले कम थे, इसलिए जब न्यू जनरेशन तैयार हुआ उसमें ब्लू वालों की संख्या ज्यादा और येलो की कम। तो यहाँ पे आप क्लियर जेनेटिक ड्रिफ्ट देख सकते हो कि यहाँ पे जो इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स थे येलो और ब्लू, अब जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट के वजह से उनके न्यू जनरेशन में ब्लू बॉल्स की संख्या बढ़ गई है। तो इसे हम कहेंगे बॉटलनेक इफेक्ट, जहां पे कुछ पॉपुलेशन जो है बच जाता है और ज्यादा पॉपुलेशन मर जाता है कोई भी नेचुरल डिजास्टर या ज्योग्राफिकल रीजन के वजह से, जिसकी वजह से कुछ रिमेनिंग इंडिविजुअल्स रह जाते हैं जिनमें कुछ जो है ज्यादा नंबर में बच जाते हैं और कुछ कम नंबर में, जैसे येलो कम नंबर में बच गया, और अब वो न्यू पॉपुलेशन क्रिएट करते हैं जिनमें अब टोटली आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो है इफेक्ट दिखेगा। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन ये पॉइंट को हमने पहले भी कवर किया है। नेचुरल सिलेक्शन ये है कि फिटेस्ट सरवाइव करता है, जो भी स्ट्रांग रहेगा वो सरवाइव करेगा, उसको जीने का हक होगा और उसको रिप्रोड्यूस करने का हक होगा। तो नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस के दौरान जो भी बेटर एनवायरनमेंट में रह सकता है, अडॉप्ट हो सकता है यूजफुल वेरिएशंस के साथ, वो उसी को नेचर सिलेक्ट करता है लीव करने के लिए या फिर आगे की जनरेशन को जन्म देने के लिए, दैट इज रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो उस प्रोसीजर को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन कि फिटेस्ट सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस फर्दर। नेचुरल सिलेक्शन 3 टाइप्स के होता है। फर्स्ट है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, सेकंड है डायरेक्शनल सिलेक्शन, थर्ड है डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। तो ये 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, हम वन बाय वन देखते हैं। पहला है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन या फिर बैलेंसिंग सिलेक्शन। अब इसे बैलेंसिंग सिलेक्शन भी क्यों कहते हैं वो मैं एक्सप्लेन करती हूं। देखिए, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन या बैलेंसिंग सिलेक्शन इसलिए कहते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बैलेंस बनाया रखते हैं दो एक्सट्रीम प्रॉपर्टीज के बीच में। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स है पॉपुलेशन के, उनके पास जो है मीन कैरेक्टर वैल्यू रह जाता है। अब इसे बेटर एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये कह सकती हूं, सपोज ये आपका ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन यदि जो है आपका ओरिजिनल पॉपुलेशन है, इसका मीन मतलब ये पिक के इधर ही जो है मेन पॉपुलेशन सिलेक्ट होगा और वो सरवाइव करेगा। तो ये जो ब्लू ग्राफ देख सकते हो वही पॉपुलेशन सिलेक्ट हुआ है बाय नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस और वो सरवाइव कर रहा है। इसे हम स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल सिलेक्शन के दोनों भी एक्सट्रीम पार्ट, देखिए ये एक्सट्रीम पार्ट और ये भी एक्सट्रीम पार्ट, मतलब दोनों भी छोर जो हैं ये आपके ओरिजिनल पॉपुलेशन के वो काट दिए गए हैं और सिर्फ मीन को ही सिलेक्ट किया गया है जीने के लिए, आगे सरवाइव करने के लिए, आगे रिप्रोड्यूस करने के लिए, और इसलिए इसे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन भी कहते हैं या बैलेंसिंग, क्योंकि बीच में ही इसको बैलेंस किया गया है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जो लो वेट वाले बच्चे पैदा होते हैं उनके चांसेस सरवाइव होने के कम होते हैं, जो हाई वेट वाले बच्चे पैदा होते हैं उनके भी चांसेस सरवाइव होने के कम है। ये दोनों भी एक्सट्रीम है। बट जो मिडल वेट वाले बच्चे होते हैं या फिर मीन वेट वाले बच्चे होते हैं,
वो उनके सरवाइव करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और इसलिए यहाँ पे नेचर किसे सिलेक्ट करता है, जिसका वेट जो है बैलेंस है या इंटरमीडिएट है, ना लो वेट है, अंडर वेट है, ना हाई वेट है या ओवर वेट है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का, कि आप हमेशा उसमें मीन वाले को ही नेचर सिलेक्ट करेगा जीने के लिए, और जो एक्सट्रीम्स हैं उन्हें कट आउट कर देगा। तो इसमें जो है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में यहाँ पे फेवर किया जाता है इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, और इलिमिनेट या निकाल दिया जाता है उन प्रॉपर्टीज को जो दोनों भी छोर पे एक्सट्रीम है या फिनोटाइपिक कैरेक्टर एक्सट्रीम है। यहाँ पे वेरिएशंस के चांसेस कम हो जाते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में, यहाँ वेरिएशंस कुछ ज्यादा नहीं दिखते हैं। यहाँ पे इवोल्यूशनरी चेंजेस भी नहीं ज्यादा दिखते हैं, बट हाँ यहाँ पे जो है एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहता है फिनोटाइपिक कैरेक्टर में विद इन पॉपुलेशन, और इसलिए हम इसे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहते हैं। जेनेटिकली स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता है ऐसा सिचुएशन जहां पॉपुलेशन एडप्ट कर दिया जाता है उसके एनवायरनमेंट को, जिससे वो बेस्ट सरवाइव करे। नेक्स्ट है डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन जो है वो उसे जो सिलेक्ट करता है जो इंडिविजुअल ज्यादा स्ट्रांगली सरवाइव करेगा। यहाँ पे कोई मीन नहीं देखा जाता, यहाँ पे वो देखा जाता है कि कौन सा इंडिविजुअल उस एनवायरनमेंट को ज्यादा अच्छा एडप्ट होगा। यहाँ पे कोई भी मीन कैरेक्टर नहीं देखा जाएगा, दोनों एक्सट्रीम में से कोई भी एक देखा जाएगा। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका व्हाइट कलर मॉथ और ब्लैक कलर मॉथ, जो ग्रेट ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान आपको देखने के लिए मिला। तो जब ओरिजिनल पॉपुलेशन, यदि आप डॉटेड लाइन देखोगे, तब जो व्हाइट मॉथ है उसकी संख्या ज्यादा थी और ब्लैक वाले की कम थी। बट यहाँ पे जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया ग्रेट ब्रिटेन में, तब डायरेक्शनल सिलेक्शन देखने मिला, जिसे हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल मेनालिज्म के दौरान डायरेक्शनल जो है सिलेक्शन देखने के लिए मिला। और उसके बाद पॉपुलेशन सिलेक्ट कौन सा हुआ, ब्लैक कलर मॉथ वाला। मतलब आपका ये जो पीक है, जो ब्लू रीजन में देख सकते हो, ये पीक जो है वो डायरेक्शन ही उसने अपना चेंज कर लिया है, वो एक्सट्रीम के एक टाइप में आ गया है। उसने इंटरमीडिएट रहना नहीं पसंद किया। यदि उसने इंटरमीडिएट रहना पसंद किया होता तो मॉथ व्हाइट और ब्लैक के बीच में ग्रे कलर का मॉथ डेवलप हो जाता, बट वैसा नहीं हुआ। यहाँ पे टोटली उसने फेवर कर दिया सिर्फ एक ही पॉपुलेशन को, और इसलिए हम इसे कहते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन, जहां एक ही टाइप का इंडिविजुअल को ज्यादा वैल्यू मिलता है देन द मीन कैरेक्टर। इस नेचुरल सिलेक्शन में, दैट इज डायरेक्शनल सिलेक्शन में, ये प्रॉब्लम है कि एक कैरेक्टर जो है इलिमिनेट कर दिया जाता है दूसरे के ऊपर, और वहां पे फिनोटाइपिक चेंजेस दिखा जाता है, जिसके वजह से सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉपुलेशन को ज्यादा फेवर किया जाता है। एग्जाम्पल है सिस्टेमेटिक इलिमिनेशन ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, जैसे कि आपके पास जो है कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, ये दो पेरेंट्स यदि क्रॉस हो रहे हैं तो उनमें जो है 4 बच्चे बनेंगे, एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी। तो अब क्या हो रहा है, 3 जो है टॉल है और एक शॉर्ट, और धीरे धीरे आने वाले जनरेशन में ये शॉर्ट वाली की संख्या और कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ सिस्टेमैटिक इलिमिनेशन होता जाएगा। ये होमोजाइगस है क्योंकि दोनों भी सेम है, और रिसेसिव क्योंकि ये जो है कैरेक्टर कम दब जाने वाला कैरेक्टर है। अब जो ये डायरेक्शनल सिलेक्शन है वो एक्चुअली ऑपरेट होता है बहुत सारे जनरेशन तक, और फिर उसमें इवोल्यूशनरी ट्रेंड देखने के लिए मिलता है, जिसमें पॉपुलेशन का जो पीक है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे व्हाइट मॉथ से डायरेक्टली वो ब्लैक मॉथ के डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। तो इसका एग्जांपल इंडस्ट्रियल मेनालिज्म है, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, और दूसरा है डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो। नेक्स्ट है डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। इसे डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस नेचुरल सिलेक्शन में
ना कि मीन देखा जाता है। यहाँ पे दोनों एक्सट्रीम को सिलेक्ट किया जाता है। तो ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है। देखिए, इस ओरिजिनल पॉपुलेशन के दोनों एक्सट्रीम वाले कंडीशन को जो है मेन पकड़ा गया है और मीन को रिड्यूस कर दिया गया है। तो आप ये कह सकते हो ये जो मीन वाला था, जो बैलेंसिंग नेचुरल सिलेक्शन था, उसका एग्जैक्ट अपोजिट है। क्योंकि बैलेंसिंग नेचुरल सिलेक्शन में क्या हुआ था, सपोज ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, उसका मीन को सिलेक्ट किया गया था और दोनों एक्सट्रीम को जो है रूल आउट कर दिया गया था। बट उसी के अपोजिट में डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन में मीन को रूल आउट कर दिया गया है और दोनों एक्सट्रीम को सिलेक्ट किया गया है बाय नेचर टू सर्वाइव। यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा इंडिविजुअल जो है वो सर्वाइव करते हैं जिनके पास पेरिफेरल कैरेक्टर होता है, मतलब एक्सट्रीम कैरेक्टर होता है दोनों एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के। तो ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या ओरिजिनल पॉपुलेशन। उसके दोनों तरफ के जो एक्सट्रीम कैरेक्टर्स है, यदि वो इंडिविजुअल में हो तभी वो इंडिविजुअल सर्वाइव करेगा। नेचर इस केस में एक्सट्रीम फिनोटाइप्स को ही जो है सिलेक्ट करता है और इंटरमीडिएट या मीन वाले को इलिमिनेट कर देता है। इस काइंड ऑफ सिलेक्शन जो है ये बहुत रेयर है। डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन, ज्यादातर मीन सिलेक्शन ही आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे जो इफेक्ट है वो एंटायर जीन पूल ऑफ पॉपुलेशन पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ मेटिंग और सिस्टम भी देखने के लिए मिलेगा। तो इसको बेस्ट एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जांपल है ऑफ क्रैकर फिंचेस या डार्विन फिंचेस। तो ये अफ्रीकन सीड क्रैकर फिंचेस है। इसमें 3 टाइप ऑफ वीक साइज देखने मिलता है। एक है शॉर्ट वीक साइज, एक है लॉन्ग और एक है इंटरमीडिएट वीक साइज। वीक मतलब चोच। अब क्या होता है, जो स्मॉल वीक साइज वाला पक्षी है वो स्मॉल सीड्स खा के जी सकता है। जो लॉन्ग वीक साइज वाला पक्षी है वो लार्ज वाले सीड्स खा के जी सकता है। बट जो इंटरमीडिएट वीक साइज वाला पक्षी है वो ना स्मॉल खा सकता है सीड, ना लार्ज सीड। और इसके वजह से धीरे धीरे ये इंटरमीडिएट वीक साइज वाले पक्षी जो हैं वो दोनों भी सीड नहीं खा पा रहे थे, इसलिए वो धीरे धीरे इलिमिनेट होने लगे, नष्ट होने लगे। और नेचुरल सिलेक्शन प्रोसीजर के दौरान ये इलिमिनेट कर दिए गए और बचे कौन, सिर्फ स्मॉल वीक साइज वाले पक्षी और लार्ज वीक साइज वाले पक्षी जो स्मॉल और लार्ज सीड पे जी सकते थे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो है इंटरमीडिएट वीक साइज जो है वो टोटली इलिमिनेट कर दिया गया। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट वीक साइज था जिसे एक्चुअली मीन नेचुरल सिलेक्शन में सिलेक्ट करना चाहिए था बट वो इलिमिनेट कर दिया गया, और स्मॉल जो एक्सट्रीम है और लार्ज जो नेक्स्ट एक्सट्रीम है वो दोनों को सिलेक्ट किया गया आगे जीने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है आइसोलेशन। तो आइसोलेशन क्या होता है, आइसोलेशन एक्चुअली सेपरेशन है एक सिंगल इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन का इनटू सब यूनिट्स। तो कल हमने देखा था कि एक फ्रॉग है, ठीक है, तो ये फ्रॉग्स जी रहे हैं, अचानक जो है कोई ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से जैसे रिवर बीच में आ गया, उसके वजह से ये फ्रॉग का पॉपुलेशन 2 पार्ट में डेवलप हो गया। अब ये दोनों भी पार्ट क्या है, आइसोलेटेड। और ये आइसोलेशन की वजह से यहाँ पे जीन फ्लो जो है रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफिकल बैरियर आ जाता है जिससे ये दो आइसोलेटेड पॉपुलेशन के बीच में इंटरब्रीडिंग नहीं होता है इसके और इसके बीच में, जिसकी वजह से जीन फ्लो यहाँ पे रुक जाता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन। तो द सब यूनिट, ये जो स्पेसिफिकेशन है वो द सब यूनिट ऑफ सिंगल ब्रीडिंग इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन due to geographical barrier like river, mountain, desert, sea become isolated in their interbreeding prevented। ठीक है, तो सेम है जैसे फ्रॉग है बहुत सारे, अब वो जो है ज्योग्राफिकल रीजन में शिफ्ट हो रहे थे, मूविंग कर रहे थे, फिर अचानक बीच में आ गया सी, रिवर, लेक, माउंटेन, डेजर्ट, कुछ भी आ गया, तो ये फ्रॉग का कुछ पॉपुलेशन यहाँ चला गया और इस फ्रॉग का कुछ पॉपुलेशन यहाँ आ गया, जिनके वजह से ये दोनों आइसोलेट हो गए। आइसोलेट होने के वजह से ये दोनों में जो है इंटरब्रीडिंग नहीं हुआ। इंटरब्रीडिंग नहीं होने के वजह से दोनों तरफ जो है जीन पूल या जीन फ्लो रुक गया और जिसके वजह से यहाँ पे न्यू म्यूटेशंस होने लगे, इवोल्यूशन होने लगे
और न्यू स्पीशीज डेवलप होने लगे दोनों तरफ, और इसे कहेंगे हम स्पेसिफिकेशन, जहां पे दोनों तरफ एक प्रॉपर न्यू स्पीशीज डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले डायग्राम से मैं बेस्ट एक्सप्लेन कर सकती हूँ। देखिए ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है पूरा ग्रीन, ज्योग्राफिकल बैरियर के वजह से यही ग्रीन पॉपुलेशन दो पार्ट में बट गया, धीरे धीरे वहां पे आइसोलेशन आ गया, जीन फ्लो रुक गया और वहां पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ गया। एक तरफ ग्रीन ग्रीन ही रहा, पर दूसरी तरफ एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से और ग्रीन वाले के साथ इंटरब्रीडिंग नहीं करने की वजह से टोटली न्यू पॉपुलेशन डेवलप हुआ, जिसके वजह से उस सेम पॉपुलेशन में स्पेसिफिकेशन आ गया। मतलब अब वो एक ग्रीन और एक ब्लू है, दोनों सेम स्पीशीज हैं बट दोनों में एक अलग स्पेसिफिकेशन है, तो इसे हम कह सकते हैं स्पेसिफिकेशन। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubts04@gmail.com. यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जाने से पहले wherever you place your focus, the rest of your mind, talents, abilities, and emotions will follow. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.